सिस्टम से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसको आज हम लोग दूर करना चाहेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को प्रकृति ने जो संख्या दिया उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो सब संख्या आया था तो उन संख्याओं में है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, मतलब इसके जैसा ही ढेर सारा इंफिनिटी। तो ये सब जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 ये काउंट के लिए ये सब संख्या का यूज किया जाता है, गिनती के लिए इन सभी संख्याओं का उपयोग किया जाता है। और ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। 1 2 3 4 इस टाइप से जितना भी काउंट के लिए संख्या का यूज करेंगे, जितना भी काउंट के लिए संख्या आएगा ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या में आएगा। उसके बाद क्या हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो का आविष्कार हुआ हमारे बिहार के ही एक गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया। इससे पहले भी मतलब जीरो के जगह अर्थात आप कह सकते हैं कि अब सर उससे पहले 10 कैसे होता था, तो 10 को इस तरह से अंक में नहीं लिखा जाता था। पहले 10 को इससे पहले 2 100 10 इस तरह से लिखा जाता था। काम हम लोगों का होता था लेकिन इस तरह से लिखा जाता था। जब आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार कर दिया, शून्य को ला दिया, जब शून्य को ला दिया तो उन्होंने शून्य को 1 के पहले रखा। जब शून्य को 1 के पहले रख दिया तो अब ये जो संख्या का समूह हम लोगों को प्राप्त हुआ, अर्थात काउंट वाले जितने संख्या है वो और शून्य, ये सब मिला के तब ये हो गया आपको पूर्ण संख्या। अब इसके बाद आप यहां से इसको पूर्ण संख्या का समूह कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। अर्थात कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल करने से जो संख्या का समूह बनता है वो क्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अब इसके बाद देखिएगा इसी संख्या में अर्थात कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को भी अगर ले लिया जाए, प्राकृतिक संख्या है, शून्य है और प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो आपको प्राप्त होता है जैसे -1। प्राकृतिक संख्या 1 था उसका ऋणात्मक -1, उसके बाद प्राकृतिक संख्या 2 है उसका ऋणात्मक -2, उसके बाद प्राकृतिक संख्या 3 है उसका ऋणात्मक -3, इसी तरह से सब के सब -4 डैश डैश डैश, अंत में -इन्फिनिटी आपको मिलेगा। अब ये जो संख्या का समूह प्राप्त होता है हम लोगों को, तब इसको कह देंगे पूर्णांक संख्या। अर्थात कहा जाए तो इधर वाला भी सभी संख्या, इधर वाला भी सभी संख्या, इस तरह से इसको हम इंडिकेट करते हैं और इसको कह देते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी लगभग आपका कंफ्यूजन क्लियर रहना चाहिए कि जितने काउंट वाले संख्या है सब हो गए प्राकृतिक संख्या, और जब शून्य का आविष्कार हुआ उसमें शून्य को भी शामिल कर दिया गया तब वो हो गया पूर्ण संख्या। और जब प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को भी इसमें शामिल किया गया, प्राकृतिक संख्या का धनात्मक था, उसके बाद शून्य आया, उसके बाद प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक को भी जब शामिल कर दिया गया तो ये जो संख्या का समूह हुआ उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। क्लियर? नेक्स्ट, अब सवाल आता है शून्य पर। आपके दिमाग में चलता होगा कि शून्य है क्या। अब यहां इधर वाला ये हो जाता है धनात्मक संख्या, ये हो जाता है
ऋणात्मक संख्या, तो आप शून्य को क्या कहिएगा? शून्य को क्या कह सकते हैं? धनात्मक संख्या या कि ऋणात्मक संख्या? क्या कहोगे शून्य को? शून्य, शून्य अगर कहा जाए तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। कैसे? मान के चलिए 5 एक नंबर है, अगर ये धनात्मक संख्या रहता, मान के चलिए कुछ देर के लिए मानते हैं कि ये धनात्मक संख्या है, इसमें एक पॉजिटिव शून्य को जोड़ते हैं, पॉजिटिव शून्य को जोड़ रहे हैं इसमें, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बढ़ के सेम रह जाता है, 5 ही रह जाता है, अर्थात शून्य में कोई पॉजिटिव पावर नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसी 5 में शून्य को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, शून्य को घटा देते हैं, अगर 5 में से शून्य को घटा देते हैं तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पावर है, इस पे ये नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ ये घटाता, लेकिन वैल्यू इसका घटा नहीं रहा है, सेम का सेम वैल्यू 5 ही रह जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि शून्य ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, फिर सवाल आता है कि शून्य एक सम संख्या होता है, आप लोग जानते होंगे सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड है, मतलब पूरा पूरा कट जाए 2 से, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वही संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम लोग जानते हैं, इससे पहले कई बार हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए सम संख्या कहलाता है। अब देखिए शून्य है, शून्य में आप 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आएगा? शून्य आएगा। उसके बाद देखिए शून्य में आप 3 से भी एक बार भागा दीजिए, क्या आएगा? शून्य आएगा, आएगा ना। यहां आप कह सकते हैं कि शून्य 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, और जो संख्या 2 से डिवाइड है वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? जो संख्या 2 से डिवाइड है वो संख्या सम संख्या कहलाता है, लेकिन ये संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो आप एक एग्जांपल और लीजिए, 6 है, 6 जो है 200 तो डिवाइड है, 2 से डिवाइड है कि नहीं है? एकदम डिवाइड है। उसके बाद 6 जो है आपको 3 से भी डिवाइड है। अब देख लीजिए 3 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि और किसी संख्या से डिवाइड हो लेकिन 2 से भी डिवाइड हो, 2 से भी पूरा पूरा उस संख्या में भाग लग जाए तो वो संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि 0 कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्लियर? आप 0 कह सकते हैं सम संख्या है, सबूत आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब तक 0 का फैक्टर नहीं है, देख लीजिएगा 0 का फैक्टर में, मतलब 0 का फैक्टर कहा जाए तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश डैश है, आप कह सकते हैं 2.5 भी है, उसके बाद √3 भी है, ढेर सारा है, ढेर सारा संख्या है इसका फैक्टर। कुछ उदाहरण आप लेके चेक कर लीजिए। 0/5, 0/5 लेते हैं, क्या होगा इसका फैक्टर? 0/√3 आप ले लीजिए, क्या आएगा इसका फैक्टर? 0 आएगा। इसका मतलब
जीरो ढेर सारे संख्या से डिवाइड है, और जिस संख्या से डिवाइड है सब इसका फैक्टर है। फैक्टर है कि नहीं है? क्लियर है? सब इसका फैक्टर है, अर्थात जीरो का ढेर सारा फैक्टर संभव है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक बात और देखिएगा, जीरो फैक्टर नहीं होता, जीरो फैक्टर नहीं हो पाता है किसी संख्या का। अगर जीरो आपको नीचे चला जाता है, जैसे 1/0, तो ये अनडिफाइन चला जाता है, अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन चला जाता है। 1/0 अनडिफाइन हो जाता है, ये डिफाइन नहीं रहता है। अर्थात ये वाला जो है, मतलब जीरो का जीरो फैक्टर संभव नहीं है, जीरो का जीरो भी फैक्टर नहीं होगा, और अन्य किसी भी संख्या का फैक्टर जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जीरो का फैक्टर ढेर सारा पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इधर संख्या रेखा की ओर फिर से चलते हैं। संख्या रेखा पर आप देखिएगा, ये वाला संख्या रेखा है, इस पर जीरो है, जीरो के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ढेर सारा, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस टाइप से ढेर सारा है। इसके बाद क्या होता है, अब इसको आप कह दिए, इससे पहले कह चुके हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या, उसके बाद यहां से इधर लिए तो कह दिए उसको पूर्ण संख्या, और इस पर ये वाला और ये वाला भी ले लिए तो उसको कह दिए हैं पूर्णांक संख्या। इससे पहले कह चुके हैं हम लोग। कहने के बाद आप एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ तो बीच में 1/2 आ सकता है ना, आ सकता है ना, यहाँ पे 2.5 तो आ सकता है ना, मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल ये भी आएगा, फ्रैक्शन और डेसिमल जो भी आएगा। अगर आपको देते हैं कि सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या के श्रेणी में आ जाता है, सभी धनात्मक संख्या सभी ऋणात्मक शून्य को मिलाकर ये कह देते हैं कि ये पूर्णांक संख्या हो जाता है, तो जरा आप गौर कीजिएगा, ये भी तो धनात्मक संख्या है कि नहीं है? ये भी तो धनात्मक संख्या है। इसका मतलब ये दोनों होना चाहिए तब पूर्णांक संख्या, जो कि संभव है नहीं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक का जो समूह होता है वो हो जाता है पूर्णांक संख्या। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं ये चीज? इसको एकदम कंफ्यूजन कंप्लीट रखिए। नेक्स्ट, अब ये किस संख्या, अब ये कौन सा संख्या हो जाता है? अगर ये वाला संख्या भी हम लोग ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं, उसके बाद डेसिमल वाला भी ले लेते हैं, तो ये वाला संख्या जब हम लोग ले लेते हैं तब ये परिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाता है, परिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाता है। जब फ्रैक्शन वाला भी ले लें, डेसिमल वाला भी ले लें, कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसके बाद अन्य और सारा ढेर सारा संख्या आ जाता है, जैसे मान के चलिए ना √3 भी आ जाता है, इधर नहीं होगा, इधर कहीं पे √3 भी हो जाएगा, इधर -√3 भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी संख्या आ जाता है वो सबको मिला के वास्तविक संख्या का समूह बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद एक बार विषम संख्या को भी देख लेते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या का डिफिनेशन कहता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाता है ना? एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 में 2 से आप भागा कर दो, 1 में क्या होगा? विभाज्य होगा? पूरा पूरा विभाज्य होगा? नहीं होगा। अर्थात ये वाला संख्या कौन सा संख्या?
एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसके बाद दो है, दो में आप दो से पूरा पूरा भाग करो, भाग कर जाता है, लग जाता है, ये वाला संख्या तो सम में आ जाता है, ये विषम की श्रेणी में नहीं आएगा, इसको हटा दो। नेक्स्ट 3 में आप भाग कर दो 2 से, पूरा पूरा भाग नहीं लग जाता है, नहीं लग जाता। ये कौन सी संख्या? विषम संख्या, विषम संख्या। 4 में आप देख लो पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो नहीं डालता, वो सम संख्या हो जाता है, उसको इसमें नहीं डालना। फिर 5 आपको विषम संख्या, 7 विषम संख्या, इस टाइप से ये हो जाता है, इस पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ना होगा। मतलब फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है ना, वो भिन्न जो होता है उसी में दशमलव भिन्न आता है। दशमलव भिन्न को आप जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको परिमेय संख्या ठीक से नहीं आती। तो एक बार हम लोग उधर भी चलते हैं। और सब के सब संख्या तो संख्या रेखा पर ही है ना। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या से पहले हम लोग देख लेते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया। दशमलव प्रसार कर दें तो जैसे 2.5 ये तो दशमलव ही है, उसके बाद 3.333 ये भी तो दशमलव ही है ना। तो इस टाइप से ये सब दशमलव प्रसार में आ जाता है। इसको 2 भाग में बांटा गया। एगो को कह दिया शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। एगो को कह दिया अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब होता है वैसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या निश्चित हो। एकदम उसका कंप्लीट है कि 2 अंक तक लास्ट जाएगा, 3 अंक तक लास्ट जाएगा, 4 अंक तक लास्ट जाएगा, जहां तक भी जाए लेकिन उसका निश्चित हो। दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या निश्चित हो। अर्थात इसी में 2 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं यहाँ, 2 इसको 2.5 को और 3.333 को कह दिए हम लोग दशमलव प्रसार, जिसमें से इसको देख लीजिए। ये तो यहाँ इसका लिमिटेशन है, लिमिट है ना, 2.5 लिमिट है। तो 2.5 ये जो है यहाँ के बाद ये लिमिट है, आगे नहीं जा रहा। ये वाला दशमलव प्रसार जो होगा शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट ये वाला जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसको आप कह सकते हैं 3.333। क्लियर? अब ये जा रहा है, ढेर सारा आएगा। जैसे 10/3 आप करके देख लो, 10/3 इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 333 करके आते रहेगा। डेसिमल के बाद 33 आते रहेगा। तो इसको हम कह देते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये अशांत दशमलव प्रसार की श्रेणी में आ गया। अब क्या किया, शांत दशमलव प्रसार तो रह ही गया, अशांत दशमलव प्रसार को 2 भाग में फिर से बांट दिया। 2 भाग में जो बांटा तो इसको एक बार कह दिया है, इसको एक बार कह दिया है। चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। अशांत दशमलव प्रसार,
अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार को दो भाग में बांटा है। एगो भाग को कह दिया अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा को कह दिया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दूगो दशमलव प्रसार। एगो को कह दिया शांत आवर्ती दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एगो को कह दिया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या रिपीट करे। दशमलव के बाद वाले जो अंक होंगे वो वाला रिपीट करे, बार बार आए, दोहराए। अर्थात आप कह सकते हैं 3.333, इसमें 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये इसमें 3 बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन वही अगर यहाँ ले लेते हैं हम लोग, जैसे 0.1 फिर 0 फिर 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1, इस टाइप से। तो ये वाला जो हो जाता है, ये वाला दशमलव प्रसार जो होता है, ये देखिएगा रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। 0 के बाद पॉइंट के बाद 1 आया, फिर 0 आया, 0 आने के बाद जो है 2 1 आ गया। फिर अगर वो एगो 1 रहता, 0 रहता, इसका मतलब 1 0 रिपीट करता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 1 के बाद फिर 1 आ गया। अब इसके बाद अगर मान के चलिए यहाँ तक ठीक था, अब यहाँ 2 टाइम्स 1 है, तो यहाँ भी 2 टाइम्स 1 आने के बाद अगर 0 आ जाता, तो इसका मतलब 1 1 1 0 ये रिपीट करता। लेकिन वो भी तो यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये कभी रिपीट करेगा ही नहीं ना करेगा। इसके आगे डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये कभी रिपीट करेगा ही नहीं। अगर रिपीट करेगा ही नहीं तो यही हो जाएगा अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत ये भी है, अशांत ये भी है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, इसीलिए इसको आप कह सकते हैं 3 आवर रिपीट। ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेशन वाला है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। इसको आप आवर्त में नहीं लिख सकते, ये आवर्त में लिखा जाए, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग इससे पहले अशांत दशमलव प्रसार जहां तक आया था, पहले दशमलव प्रसार को 2 भाग में बांटे थे, जिसमें पहला भाग हो गया था शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, 2 भाग में पहले ये आया था। 2 भाग में जो पहले आया था, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला शांत दशमलव प्रसार जो है ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और ये अशांत दशमलव जो प्रसार है, इसको भी आप परिमेय संख्या कहो, लेकिन इसका जो 2 बाल बच्चा है, एगो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एगो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसमें यही तो होता है परिमेय संख्या। इसमें मात्र यही रह जाएगा आपको परिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप कहिएगा कि परिमेय संख्या तो हमको मालूम है नहीं, हम इसके डिफिनेशन से कैसे कहते कि ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, आप डिफिनेशन आपको आप जल्दी तुरंत समझ में आएगा। डिफिनेशन इसका क्या कहता है? परिमेय संख्या का डिफिनेशन कहता है कि वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिखो, मतलब वैसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 के बराबर ना हो, Q कभी 0 के बराबर ना हो। P और Q पूर्णांक संख्या। क्लियर? आप किसी भी संख्या, मान लेते हैं R कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि R कोई एक संख्या है, इस संख्या को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन Q का वैल्यू कभी 0 के बराबर ना हो, where Q is equal to not 0।
क्यू कभी शून्य के बराबर ना हो। पी और क्यू पूर्णांक संख्या। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? यदि आर कोई एक संख्या है, उसे परिमेय तभी कहेंगे जब उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान कभी शून्य ना हो, साथ ही P और Q पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब देखिए, ये शांत दशमलव प्रसार था। शांत दशमलव प्रसार में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 2.5 लिए थे। 2.5 को आप आराम से कह सकते हैं 2.5, इसको दशमलव को हटा के 10 आया, 5 25, 5 दूनी 10, 5/2 P/Q के रूप में आया। आया कि नहीं आया? ये P/Q के रूप में आया। आने के साथ साथ आपका डेफिनेशन कह रहा है Q इज इक्वल टू नॉट 0, Q कभी शून्य के बराबर ना हो। Q कभी दो शून्य के बराबर होता है जी, ये दो शून्य के बराबर नहीं है। नेक्स्ट, P और Q पूर्णांक हो, 5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है कि नहीं है? अच्छा, इसका जब आप मतलब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका रूप आता है क्या? 10/3 आता है। इसका रूप आ जाता है 10/3 का। इस रूप में अगर ये आ गया तो आप देखिए 10/3 है तो 10, अब इसको देखिए P/Q के रूप में आया। P/Q के रूप में आया कि नहीं आया? आया। P/Q के रूप में आने के बाद कह रहा है कि वेयर Q इज इक्वल टू नॉट 0, Q कभी शून्य के बराबर ना हो। तो देखिए 3 है, शून्य के बराबर होता है? नहीं होता है, ये शून्य के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि P या Q पूर्णांक संख्या हो, तो 10 भी पूर्णांक संख्या है और 3 भी पूर्णांक संख्या। अभी ये पढ़े हैं ना आप, मतलब सटीक परिभाषा है, ये वैलिड है। क्लियर? उसके बाद देखिए, इसको देखिएगा, ये वाला जो होता है इसको आप P/Q के रूप में लिखिए नहीं सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? ये तो अशांत है, अनावर्ती भी है। अगर आवर्त रहेगा तब ये उसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आवर्त नहीं रहेगा तो P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते। अनावर्त है, अनावर्त है मतलब वो अपरिमित रूप से ढेर सारा उसके बाद आते रहेगा, डेसिमल के बाद अपरिमित रूप से अनेकों आते रहेगा, ढेर सारा आता रहेगा, जिसको आप P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर?